नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, किस्सा राजेश खन्ना का और बात 70 के दशक की। साल 1970 खत्म होते होते इंडस्ट्री में राजेश खन्ना का कद और भी बढ़ गया था। एक के बाद एक हिट फिल्मों की बदौलत उन्होंने देश भर के सिनेमाघरों पर जैसे कब्जा ही कर लिया। ज्यादातर थिएटरों में उनकी ही अलग अलग फिल्में चल रही थीं, जिन्हें देखने के लिए उनके दीवाने फैंस लाइन लगाए खड़े थे। यह राजेश खन्ना के करियर का शानदार साल था। कटी पतंग, द ट्रेन, आन मिलो सजना में भी दर्शकों ने उन्हें हाथों हाथ लिया। उनकी ये फिल्में कमर्शियल तौर पर कामयाब तो थी ही, म्यूजिकल ब्लॉकबस्टर भी थी। कटी पतंग के साथ तो राजेश खन्ना, किशोर कुमार और आर डी बर्मन की बेमिसाल तिकड़ी पूरी फॉर्म में आ गई। फिल्म कटी पतंग में भी कहानी आशा पारेख के इर्द गिर्द ही थी, एक तरीके से घूमती हुई लिखी गई थी, लेकिन राजेश खन्ना का जादू इस महिला प्रधान फिल्म में भी सिर चढ़कर बोला। दर्शकों के ऊपर उनका सम्मोहन जैसे हर गुजरते दिन के साथ और बढ़ता जा रहा था। इसी दौर में उन्होंने निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी की एक फिल्म साइन की जिसका नाम था आनंद। ऋषिकेश मुखर्जी ने उस जमाने के कुछ मशहूर एक्टर्स से आनंद के लीड रोल की बात की थी, लेकिन अंत में फैसला राजेश खन्ना के पक्ष में हुआ। अपने अनुशासन के लिए मशहूर ऋषिकेश आनंद की शूटिंग जल्द से जल्द पूरी करना चाहते थे, लेकिन राजेश खन्ना के पास तो स्क्रिप्ट पढ़ने तक का वक्त नहीं था। वो एक मशीन की तरह दिन रात काम में डूबे थे। ज्यादा काम की वजह से वो बेचैन भी रहने लगे थे और अपने एक इंटरव्यू में वो बताते हैं कि ये बात कोई नहीं जानता, लेकिन आनंद की शूटिंग मेरे करियर के सबसे व्यस्त दौर में हुई थी। ज्यादा काम के दबाव से मैं बुरी तरह परेशान हो रहा था। लोगों को ये बताते बताते मेरा गला खराब हो चुका था कि मैं नई फिल्में साइन नहीं कर सकता, मगर किसी को कोई परवाह नहीं थी। किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। अब मेरे पास किलो के हिसाब से फिल्में तो थीं, मगर डेट्स नहीं थी। मुझ पर ज्यादा काम लेने, अव्यवस्थित और लालची होने तक के आरोप लगे। मैं ऐसा नहीं था। मेरी परेशानी यह थी कि मुझे ना कहना नहीं आता था। जितने ज्यादा फैंस के खत मुझे मिलते थे, मैं और ज्यादा कंफ्यूज हो जाता था। यह अजीब बात है, लेकिन एक एक्टर का असली संघर्ष उसकी कामयाबी के बाद शुरू होता है, क्योंकि उससे अपेक्षाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। सालों बाद राजेश खन्ना ने अपने एक इंटरव्यू में इन तमाम बातों का जिक्र किया। शायद इसी दबाव को कम करने के लिए राजेश खन्ना ने हर शाम दोस्तों के साथ महफिल जमानी शुरू कर दी। शराब की चुस्कियों के साथ दोस्तों से दिल की बातें दिन भर की थकान के बाद उन्हें अजीब सा आराम देती थी। जैसे जैसे रात घिरती, शराब बहती जाती, बातों और कहकहों की आवाज ऊंची होती जाती। ये माहौल राजेश खन्ना को उनके थिएटर के दिनों की याद दिलाता था, जब सिगरेट के धुएं भरी शामों के बीच ऐसी महफिल में नए आइडिया और कहानियों पर चर्चा होती थी। वो दोबारा वैसी ही महफिल जमाना चाहते थे, इसलिए फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी हस्तियों को बुलाया जाता और शानदार खाना और शराब परोसी जाती। ये महफिलें उनकी आउटडोर शूटिंग के दौरान भी जारी रहती थी। वो बेहद उदार और बड़े दिल वाले मेजबान के रूप में मशहूर थे। वरिष्ठ फिल्म पत्रकार भारती एस प्रधान राजेश खन्ना के बारे में बताती हैं कि उनका मेहमान होने का मतलब था कि आपको जो मिलेगा वो बेहतरीन होगा। वो कहती हैं कि एक बार उनके होटल के स्वीट में डिनर करते समय मैं बातों में व्यस्त थी। मैंने ध्यान नहीं दिया कि हर बार जब गर्म रोटी आती थी तो राजेश खन्ना खामोशी से मेरी प्लेट से ठंडी रोटी उठाकर अपनी प्लेट में रख लेते थे, ताकि गर्म रोटी मेरी प्लेट में रखी जा सके। सच कहूं तो मैं और किसी सुपरस्टार या किसी छोटी मोटी हस्ती को भी नहीं जानती थी जो राजेश खन्ना जैसा अद्भुत मेजबान हो। लेकिन समय के साथ ये महफिलें आदत बनती जा रही थीं। थकान और दबाव से निपटने के लिए राजेश खन्ना जब इन पर निर्भर होने लगे तो परेशानी बढ़ने लगी। परेशानी ये भी थी कि महफिल और शराब का ये दौर ज्यादातर आधी रात तक चलता था और इसकी भरपाई
राजेश खन्ना सुबह देर तक सोकर करते थे और फिर शूटिंग पर देर से पहुंचते थे। मेरी फिल्में जितनी हिट हो रही थीं उतनी ही ज्यादा मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। एक दिन मैं सेट पर किसी ऐसी ही सोच में डूबा हुआ था जब ऋषिकेश मुखर्जी ने मुझसे पूछा, काका तुमने आखिरी बार सूरज उगते हुए कब देखा था? मुझे याद नहीं, मैंने जवाब दिया। और आखिरी बार सूरज डूबते हुए कब देखा था? मैं फिर मुस्कुरा दिया। मेरे जवाब की जरूरत नहीं थी, वो मेरा जवाब जानते थे। बहुत बाद के दिनों में जब राजेश खन्ना का एक बार एक इंटरव्यू हुआ, उस दौर को याद करते हुए काका ने इंटरव्यू में ये तमाम बातें कही। राजेश खन्ना ऋषिकेश मुखर्जी की सीधी बात कहने की आदत और दार्शनिक समझ के तो कायल थे। ऋषिकेश मुखर्जी उन चंद निर्देशकों में से थे जो राजेश खन्ना को उनके स्टार वाले नखरों के लिए डांट सकते थे। राजेश खन्ना को उनकी डांट बुरी भी नहीं लगती थी। उन्हें आनंद की कहानी बेहद पसंद आई थी और ऋषिकेश दा के साथ काम करने के लिए उन्होंने अपनी मार्केट प्राइस से कम पैसों पर आनंद साइन कर ली थी। आनंद की कहानी हम सभी जानते हैं। कहानी में एक अहम रोल डॉक्टर भास्कर बनर्जी का था और एक लंबे और बेहद पतले नए अभिनेता अमिताभ बच्चन ने इससे 1 साल पहले 7 हिंदुस्तानी के साथ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था। उन्हें इस रोल के लिए साइन कर लिया गया। बाद में अमिताभ बच्चन ने अपने कुछ इंटरव्यूज में कहा कि उनके सेलिब्रिटी स्टेटस की शुरुआत तभी हुई थी जब सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ आनंद साइन की। अमिताभ एक जगह लिखते हैं कि मैं उनके साथ आनंद में साइन किया गया, ये एक चमत्कार की तरह था। ईश्वर की वो कृपा जिसमें उनकी वजह से मुझे सम्मान दिलाया। जैसे ही किसी को पता चलता कि मैं राजेश खन्ना के साथ काम कर रहा हूं, उनकी नजरों में मेरी अहमियत बढ़ जाती थी। इस बात पर मैं खुद बेहद गर्व महसूस करता था कि मैं राजेश खन्ना के साथ काम कर रहा हूं। एक इंटरव्यू में अमिताभ बच्चन इस बात को याद करते हैं। राजेश खन्ना की असाधारण सफलता को बयां करते हुए अमिताभ ने एक जगह लिखा भी है कि वो खुद सरल और शांत थे। जो उन्माद और फैन फॉलोइंग उन्होंने जगाई थी वो देखने वाले मंजर थे। 1970 के दौर में उनके फैंस स्पेन से उनसे मिलने आए थे और ऐसा पहले कभी हुआ नहीं था कि कोई विदेश से कोई फैन यहां मिलने आए बंबई। और अपने ट्रेडमार्क राजेश खन्ना कुर्ता पैजामा में वो हमेशा किसी घरेलू लड़के जैसे दिखते और ऐसे कि हर लड़की जिसे अपनी मां से मिलवाना चाहे, लेकिन इन सब के बीच भी उनका अपना एक अलग आकर्षण था। ये बातें अमिताभ बच्चन ने राजेश खन्ना के लिए कही। आनंद की ज्यादातर शूटिंग बंबई के मोहन स्टूडियो में हुई। ऋषिकेश मुखर्जी ने तकरीबन 1 महीने में ही फिल्म की शूटिंग पूरी कर ली थी। आनंद में अहम किरदार निभाने वाले वरिष्ठ अभिनेता रमेश देव ने शूटिंग के पलों को याद करते हुए बताया कि उस दौरान राजेश खन्ना अलग अलग फिल्मों की शूटिंग में इतने ज्यादा व्यस्त थे कि उन्हें पूरी तरह अंदाजा ही नहीं था कि आनंद के डेट्स किस तरीके से मैनेज हो रही है, आनंद के सेट पर हो क्या रहा है। रमेश की पत्नी सीमा देव का भी आनंद में खास रोल था। सीमा बताती हैं कि शूटिंग के दौरान राजेश खन्ना को गीत के बोल याद नहीं रहते थे, इसलिए एक प्रॉम्प्टर उन्हें बोल याद दिलाने के लिए बैठाया जाता था। वो हर लाइन को सुनते थे और फिर अपने होठ हिलाते थे। इस बात पर यकीन करना वाकई मुश्किल है कि किस तरह वो दिन रात काम करते हुए एक शूटिंग से दूसरी शूटिंग तक भागते भागते अपने सबसे यादगार किरदार आनंद में जान फूंक रहे थे। सेट्स पर राजेश खन्ना के देर से आने की आदत को याद करते हुए रमेश देव कहते हैं कि आनंद की शूटिंग पर जब वो देर से आते थे तो ऋषिदा बहुत गुस्सा होते, लेकिन ऋषिदा कहते थे कि पहले राजेश खन्ना को उसका सीन करने दो, फिर गुस्सा करेंगे, वरना सीन खराब हो सकता है। राजेश खन्ना सीन को इतनी अच्छी तरह निभा देते थे कि सीन के बाद ऋषिदा उनसे कहते थे, तुमने इतना अच्छा काम किया, जाओ तुम्हारे 100 गुनाह माफ। 1970 के अंत तक राजेश खन्ना का रुतबा और भी विशाल हो गया था। कहा जाता है कि इस दौर में धर्मेंद्र ही ऐसे स्टार थे जो राजेश खन्ना के स्टारडम की आंधी से हिले नहीं थे। उनके अलावा फिल्म इंडस्ट्री में कई साल से जमे जमाए
राजेंद्र कुमार, शम्मी कपूर, मनोज कुमार जैसे स्टार अचानक से ढलान पर आ गए। दिलीप कुमार, देवानंद, राज कपूर के तिकड़ी का जादू अब भी बरकरार था और कई सालों से इन्हें देखते आ रहे इनके वफादार फैंस ने इनका साथ अभी छोड़ा नहीं था। लेकिन ये भी फिलहाल चुनिंदा फिल्में कर रहे थे। संगीतकार आर डी बर्मन की जीवनी, आर डी बर्मन द मैन द म्यूजिक के लेखक अनिरुद्ध भट्टाचार्य जी और बालाजी विट्ठल के मुताबिक राजेश खन्ना का एक स्टाइल चल निकला था और वो बड़ी समझदारी से उसी फॉर्मूले पर चलते रहे। उन्हें इस बात से भी भरपूर मदद मिली कि वो हिंदी फिल्मों के बेहतरीन टैलेंट के साथ काम कर रहे थे, चाहे वो ऋषिकेश मुखर्जी हों, राज खोसला या शक्ति सामंत जैसे निर्देशक हों, या फिर सलीम जावेद और गुलजार जैसे लेखक, या फिर वो संगीतकार जो उस दौर में अपने सृजनात्मकता की चोटी पर थे। सही मायने में जिस दौर में राजेश खन्ना टॉप पर रहे, उनकी फिल्मों की सबसे बड़ी खासियत उनका उत्कृष्ट संगीत था, जो म्यूजिक था। हिंदी सिनेमा के कुछ सबसे यादगार गीत राजेश खन्ना पर ही फिल्माए गए और ये सभी गीत उसी दौर से हैं जिसकी शुरुआत आराधना से होती है। राजेश खन्ना के साथ उस दौर की कुछ फिल्मों में काम करने वाले लेखक गीतकार जावेद अख्तर अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि 1969 से 1972 तक रेस में एक ही घोड़ा दौड़ रहा था और उसका नाम है राजेश खन्ना। उस दौर में जावेद अख्तर के जोड़ीदार रहे लेखक सलीम खान ने राजेश खन्ना की अद्भुत सफलता को बड़े दिलचस्प अंदाज में बयां किया। वो कहते हैं कि वो आज तक का सबसे बड़ा स्टार था। सलमान खान, शाहरुख खान और भी बहुत स्टार्स आए, लेकिन उसका जो फेज था 1969 से 1972 तक, उसने जिस ऊंचाई को छुआ वहां तक कोई पहुंच ही नहीं सका। मिसाल के तौर पर नदी में पानी का उफान नापने का जो खंबा लगा होता है, जो बताता है कि यहां तक पानी आया था उफान के वक्त, यानी पानी का जो सबसे ज्यादा ओवरफ्लो हुआ था वो कहां तक गया था, वो निशान का एक स्केल बन जाता है। तो राजेश खन्ना जिस ऊंचाई तक पहुंचे, उस निशान तक कोई अभी पहुंच ही नहीं सका है। हकीकत यही है। हिंदी सिनेमा में इतने कम समय में राजेश खन्ना को मिली ये सफलता इतनी अविश्वसनीय और चमत्कारिक थी कि उनकी तूफानी कामयाबी के लिए एक नए लफ्ज का इस्तेमाल किया जाने लगा, द फिनोमेना। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।